नमस्ते। दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। खबर दुखद है और उसका विश्लेषण करना है तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी गंभीरता के साथ और इस मामले की जो संवेदनशीलता है उसके साथ आप तक अपनी बात पहुंचाऊं। ये पूरी चर्चा शुरू हुई है यूक्रेन में मेडिकल के एक स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा, उनकी जो मृत्यु हुई है वहाँ पर, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ये वहाँ का ये ट्रिगर है इस पूरी चर्चा का। और ये जब घटना हुई तो एक बहुत दुखद और त्रासद घटना है। एक बहुत संभावनाशाली व्यक्तित्व जो है, जो अपने आप में पता नहीं कौन कौन सी संभावनाएं समेटा हुआ था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये एक दुखद खबर है। लेकिन इस खबर के बाद भारत में जिस तरह से इसकी चर्चा हुई, उसके कुछ पहलुओं पर बात करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये घटना एक त्रासदी की शक्ल में थी। तो इसको लेकर इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि भारत के विद्यार्थी यूक्रेन जैसे देश में क्यों पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और ये जो घटना हुई क्या इसको रोका जा सकता था, क्या सरकार ज़्यादा सतर्क हो सकती थी, क्या उसकी एडवाइजरीज़ पहले दी जा सकती थी, ये सारे सवाल हो सकते थे। लेकिन ये बहस आखिर होते होते इस बात पर तब्दील हो गई कि क्या नवीन को यूक्रेन इसलिए जाना पड़ा क्योंकि भारत में मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशन है। और इस चर्चा को, ये दुखद है कि उनके पिता, जिनके साथ हमारी सारी संवेदनाएं हैं और हम सब उनके शोक में शामिल हैं, उन्होंने जो बात की मीडिया से, वो इसी शक्ल में सामने आई। सारे मीडिया हाउसेज ने जिस तरह से उसको रिपोर्ट किया, वो ये कि भारत में जो मेडिकल शिक्षा है वो बहुत महंगी है, और साथ में उन्होंने जोड़ा कि यहाँ पर जाति आधारित आरक्षण है, इसलिए विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को यूक्रेन जाना पड़ा। उनके बातचीत का जो पहला हिस्सा है कि शिक्षा यहाँ महंगी है, इसको लेकर कोई बहस नहीं है, इसको लेकर एक सहमति है। लेकिन जो इसका दूसरा पक्ष है उसको लेकर विवाद है, चर्चा है। मैं इस बातचीत में ये आर्गू करने की कोशिश करूँगा, ये तर्क रखने की कोशिश करूँगा कि नवीन की जो मृत्यु है वो बेशक तमाम और कारणों से हुई है, लेकिन भारत के विद्यार्थियों का यूक्रेन जाना और भारत में मेडिकल शिक्षा में स्टूडेंट्स की एंट्री का मुश्किल होना जो है, ख़ास करके जो स्कूल, जो राज्यों के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करते हैं, वो उसकी जो मुश्किलें हुई है वो नीट की वजह से हुई है, न कि इस वजह से कि यहाँ पर आरक्षण है। और जो इसका तर्क मैं वहीं से ले रहा हूँ जो उनके नवीन के पिताजी ने रखा। उन्होंने कहा कि नवीन जो है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट था, और जो राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा है उसमें उसे 97% मार्क्स आए थे। अगर जो कई राज्यों में नीट से पहले का सिस्टम था कि राज्य बोर्ड की जो परीक्षाएं होती थी या बोर्ड की जो परीक्षाएं होती थी, उसके नंबर के आधार पर नीट में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन होता था। अगर ये सिस्टम जारी रहता, अगर 2013 में नीट न लाया गया होता और 2016-17 से इसको पूरी तरह से लागू न किया गया होता, तो नवीन ये संभव था कि 97% मार्क्स के साथ उसको राज्य के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। लेकिन नीट ने नवीन के इस संभावनाओं के पर कतर दिए। हुआ क्या कि देखिए, राज्य भारत में नीट जब आया 2013 में, उससे पहले एक सिस्टम चल रहा था मेडिकल एजुकेशन का, और वो सिस्टम ये था कि राज्यों के स्तर पर अपने अपने व्यवस्थाएं थी। वो कुछ जगहों पर एंट्रेंस था, कुछ जगह 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता था, और ये व्यवस्थाएं चल रही थी। इसी तरह से ये व्यवस्थाएं बनी हुई थी। नीट आने के बाद क्या हुआ कि एक अखिल भारतीय परीक्षा हो गई। अब चूंकि भारत में अलग अलग राज्य बोर्ड में सिलेबस अलग अलग हैं, अलग अलग तरह से उनको पढ़ाया जाता है। अब नवीन ने जो 2 साल 10th, 11th और 12th में पढ़ाई की, वो उसके नीट में किसी काम नहीं आई। उसके लिए उसको CBSE बोर्ड के हिसाब से जो कोचिंग सेंटर तैयारी कराते हैं, वहाँ जाने की उसकी मजबूरी हो गई, क्योंकि एक ही CBSE का जो सिलेबस है
वो पूरे नीट के सिलेबस के तौर पर काम करता है। तो राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए, राज्य बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो कोचिंग सेंटर में जाएं और सीबीएसई के हिसाब से तैयारी करें। इसके बारे में हमारे पास कुछ एविडेंस हैं, जैसे कि तमिलनाडु सरकार ने नीट के असर का अध्ययन करने के लिए जस्टिस ए.के. राजन कमेटी बनाई थी, और उसके रिपोर्ट्स के मैं हिस्से से देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स नीट के जरिए मेडिकल एडमिशन पा रहे हैं उसमें 99% वो हैं जिन्होंने कोचिंग की किसी न किसी रूप में मदद ली। या तो वो सीधे सीधे क्लासेस में गए, या फिर उन्होंने उसके स्टडी मटेरियल मंगाई, उसका जो डायरेक्ट एडमिशन न लेकर जो जिस तरह से कोचिंग लेने के मेथड है, किसी न किसी तरीके से 99% जिन लोगों के दाखिले हुए मेडिकल कॉलेज में वो कोचिंग के जरिए हुए। कोचिंग की पढ़ाई उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। दूसरी चीज़, नीट के आने के बाद से 2013 में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के 65% स्टूडेंट मेडिकल में जा रहे थे, उस संख्या में 15% की गिरावट आई। और जो इंडियन लैंग्वेज वहाँ के हिसाब से तमिल मीडियम के स्कूल्स के स्टूडेंट 15% नीट क्लियर कर रहे थे और मेडिकल में एडमिशन पा रहे थे। 15% में 14% की गिरावट आई और सिर्फ 1% तमिल मीडियम के स्टूडेंट का एडमिशन होने लगा। जाहिर है कि नीट का जो सिस्टम है वो न सिर्फ राज्य बोर्ड के स्टूडेंट के खिलाफ है, बल्कि उनके भी खिलाफ है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खास करके वो लड़कियां जिसको कि उनके पेरेंट्स बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है। कोचिंग सेंटर्स बड़े आमतौर पर बड़े शहरों में होते हैं, तो ये व्यवस्था जो है वो लड़कियों के खिलाफ है, रूरल स्टूडेंट्स के खिलाफ है, स्टूडेंट जो स्टेट बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ है। नवीन को इसमें से 2 डिप्रिवेशन थे, एक तो उसके पास राज्य बोर्ड की पढ़ाई थी, और इसके अलावा उसके पास, उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसकी पढ़ाई कराएं। जैसे कि कर्नाटक में कुल जो 2020-21 का लास्ट डाटा मेरे पास है, 60 मेडिकल कॉलेज हैं। इसमें से सिर्फ 19 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और 41 जो हैं प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं है। सिर्फ 19 मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन लागू है, और वहाँ पर सिर्फ 3050 सीटें हैं, और प्राइवेट में इसकी तुलना में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। तो ये जो सिस्टम बना है जो मेडिकल एजुकेशन का, एक तो उसमें कैपेसिटी कंस्ट्रेन है, जितने मेडिकल कॉलेज होने चाहिए उतने मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, नीट यूजी का जो रिजल्ट डाटा है 2021 का, उसके हिसाब से 15,44,000 स्टूडेंट्स ने नीट की परीक्षा दी थी, और ये जो उसमें पास हुए हैं लोग वो 8,70,000 हैं। इसमें से सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि MBBS और BDS में एडमिशन मिलेगा, बाकी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन होता तो भी, रिजर्वेशन नहीं होता तो भी, ये 7,70,000 स्टूडेंट जो नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको क्वालिफाइंग का जो 50 परसेंटाइल का नियम है उसके ऊपर जा रहे हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलना है। इसलिए यूक्रेन या चीन या किर्गिस्तान, इन देशों में जाकर जो अपेक्षाकृत सस्ता मेडिकल एजुकेशन लेने का चलन है, इसका जो दोष है वो किसी भी रूप में रिजर्वेशन पर नहीं है। रिजर्वेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है जो पिछड़े हैं उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने का, और वो सिर्फ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें है। उसमें भी 50% जो सीटें हैं वो ओपन कैटेगरी में हैं या EWS में हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास मौके नहीं हैं। रिजर्वेशन से एडमिशन नहीं मिलना जिनकी समस्या है, उसमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसा देकर अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। और अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ डॉक्टर का सवाल है तो ज़्यादा सवाल उनके लिए है जो 5 लाख तक की रैंक लेकर भी प्राइवेट में डॉक्टर बन जा रहे हैं बहुत सारा पैसा देकर। तो इसमें नीट को लेकर जो एक पूरा सवाल है, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नीट जब लाया गया था तो उसमें देखिए प्रॉमिसेस क्या क्या थी नीट के साथ।
एक तो ये थी कि माल प्रैक्टिसेस रुकेंगी, बेईमानियाँ रुकेंगी, जो गलत तरीके से एडमिशन हो जाते हैं वो रुकेंगे। क्या वो रुक गए? क्या आज की तारीख में पर्चा लीक से लेकर फर्जी कैंडिडेट को एग्ज़ाम में बैठा कर से लेकर OMR सीट इधर से उधर करना, क्या ये घटनाएं नहीं हो रही हैं? राज्यों में जैसे हो रही थी वो यहाँ भी हो रही है, वो तो रुकी नहीं। इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड की बात की गई थी जब नीट लाया गया था। आप राज्यों में एजुकेशन बोर्ड की परीक्षाओं के हिसाब से अलग पढ़ाएंगे और CBSE के हिसाब से नीट का सिलेबस तय करेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये जो सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं, ये हो रहा है, या फिर आप स्टेट बोर्ड के लोगों को कह रहे हैं कि आप कोचिंग लो, ये हो रहा है। इससे अगर तकलीफ़ें कम होनी थी तो ये भी नहीं हुई। आज की तारीख में आप देखिए कोचिंग का की किस तरह की मार है, और 7वीं 8वीं से ही कोचिंग का सिलसिला शुरू हो जा रहा है। अगर इससे कैपिटेशन फीस और महंगी शिक्षा पर रोक लगने की बात थी तो ये भी नहीं हासिल कर पाया नीट अपना लक्ष्य, क्योंकि मेडिकल का एजुकेशन उसी तरह से महंगा है। और एक तर्क और दिया गया था नेशनल इंटरेस्ट का, तो जब भी कोई गड़बड़ी करनी होती है तो नेशनल इंटरेस्ट का तर्क दिया जाता है। इसको चूँकि भारत सरकार ने डिफाइन भी नहीं किया है CMC वेल्लोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि क्या नेशनल इंटरेस्ट था नीट में, तो जाहिर है कि नीट जो है वो बड़ा कल्प्रिट है इस तरह की घटनाओं के लिए जहाँ पर विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं मिल रहा है। और आखिरी बात कि आपको भारत जैसे देश में जो मेडिकल एजुकेशन है इसको आप थोड़ा सा और वाइडन कीजिए और इसमें कैपेसिटी बिल्ड कीजिए। खास करके नॉर्थ इंडिया में मेडिकल की सीटें काफ़ी कम हैं और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और कर्नाटक जैसे राज्य जिन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर ली है, तमिलनाडु जैसे राज्य, आंध्र जैसे राज्य, उनको अपनी 15% सीटें नेशनल पूल के लिए देनी पड़ती हैं। तो ये उन राज्यों के लिए एक तरह से दंड है कि आपने कैपेसिटी बिल्ड कर ली तो अब आपसे हम ज़्यादा सीटें ले लेंगे। तो ये भी अपने आप में एक गलत व्यवस्था है, तो इसका सुधार होना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने तो 2019 में नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल लाकर नीट को और मजबूत कर दिया है, लेकिन इस बीच में तमिलनाडु में खास करके इसका विरोध हुआ है और कई राज्य सरकारें भी मानती हैं कि नीट जो है वो राज्यों के हितों के खिलाफ है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और राज्य और केंद्र में जो बंटवारा हुआ था कार्य विभाजन उसके हिसाब से भी ये गलत है। तो ये कुल मिलाकर मुझे कहना है। मैं इस एपिसोड में नवीन शेखरप्पा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी इस तरह से उनका जीवन और करियर नष्ट न हो। बहुत बहुत शुक्रिया।